अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है कि हम में से बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम लिखते हैं और पेपर जब चेक हो जाते हैं हमारे आंसर शीट्स, और स्कूल में टीचर को हमें आंसर शीट देते हैं, तो हमें दिखता है कि यार हम मेरे और मेरे फ्रेंड का आंसर तो सेम था बट नंबर सर ने अलग अलग दिए हैं। ऐसा कितनी बार होता है ना, बहुत बार, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है टेस्ट पेपर्स में, एग्जाम पेपर्स में। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा आंसर सेम है पर फिर भी हमें नंबर अलग मिले। अब देखो, अगर आंसर गलत है तो नंबर कटना समझ में आता है, लेकिन आंसर सही और सेम होने के बाद भी अलग अलग नंबर क्यों मिलते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें जिसका ध्यान नहीं देते। ये है तो बहुत छोटी छोटी बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है, एग्जाम राइटिंग टिप्स। देखो, अगर इन टिप्स को हम यूज करते हैं ना तो इससे दो फायदे होंगे। पहला क्या कि हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा लेवल अप हो जाएगा, उसका बहुत ही अच्छा हम पेपर को प्रेजेंट कर पाएंगे। और दूसरा, इन फालतू की चीजों में हमारा ना ही टाइम वेस्ट होगा ना ही हमारे नंबर कटने वाले हैं। मतलब हमारे दोनों लॉस बच जाएंगे, टाइम लॉस एंड मार्क्स लॉस, दोनों ही लॉस हमारे बच जाएंगे। क्योंकि देखो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटे छोटे बच्चे इसको कई बार इग्नोर करते हैं। हम सोचते भी नहीं है हम लोग कि यार इतनी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है क्या, लेकिन देखो फर्क तो पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं अच्छे से तो भाई देखो एग्जाम में बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छे हमारे पेपर को प्रेजेंट कर पाएंगे। अब अगर आंसर ही तुम गलत लिखते हो तो नंबर कटने कटने वाले हैं, लेकिन अगर आंसर सही लिखा है और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाले हैं। तो देखो, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बट एक बात मैं भी बोल दूं, तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। पूरी वीडियो देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ बातें इसमें पहले से पता हो, तुम कुछ बातें जानते हो अच्छे से पहले से ही, बट कुछ बातें बहुत कुछ नया भी होगा। ठीक है, या फिर तुम इतना डिटेल में ना जानते हो। ठीक है, तो बस 10-15 मिनट की वीडियो यार, पूरी वीडियो देख लो। और इतना नहीं कर सकते अपने एग्जाम्स को इंप्रूव करने के लिए फिर तो मतलब चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल सीक्रेट सक्सेस। तो देखो, आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या था हमारा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एग्जाम राइटिंग टिप्स। हम कुछ ऐसे टिप्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने स्कोर को और इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, लेकिन देखो इस टिप्स पे स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक पे मूव ऑन होने से पहले, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कहना है क्या हम कर पाएंगे, क्या ये हमारे बस की है? देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम सबके सब ना इस बार अपने एग्जाम्स में 95% स्कोर करो, फोड़ के रख दो, आग लगा दो, तुम में से पता है 95% बच्चे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि यार हम ये काम कर सकते हैं। मतलब अपने एग्जाम्स में 95% स्कोर करना का सोचना भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, आपका जो गोल है ही नहीं, उसे तुम अचीव करोगे कैसे? सोचिए, देखो ना, सपोज जो चीज तुम्हारी गोल लिस्ट में ही नहीं है उसे तुम अचीव करोगे कैसे? दिक्कत यही आती है कि हम में से 95% स्टूडेंट्स ये चीज सोच ही नहीं पाते कि हमारे भी 95% आ सकते हैं, है ना। सिर्फ 5% स्टूडेंट सोच पाते हैं कि हमारे 95% आ सकते हैं, और आते भी उन्हीं के ही हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम अपने आप से ये पूछो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि क्या तुम सच में ये लगता है, मानते हो, क्या तुम सोच सकते हो कि हाँ मेरे भी 95% आ सकते हैं, मैं भी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, मैं भी एकदम फोड़ रख दूंगा, आग लगा रख दूंगा। पहले खुद को तो यार मनाओ, दुनिया को तो हम बाद में बना लेंगे, एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। बट जब तक खुद के माइंड में वो विजन नहीं होगा, जब तक खुद के माइंड में वो ड्रीम नहीं होगा, तब तक वो अंदर जज्बा, आग कैसे आएगी अंदर, वो मतलब अंदर की आग लगेगी कैसे उस चीज को अचीव करने के लिए? देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उस हार्डवर्क के लिए वो स्टेमिना, वो एनर्जी कहां से आएगी अगर तुम खुद को बिलीव नहीं दिला सकते कि मैं ये कर पाऊंगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए यही है कि सोचो कि क्या हम खुद को, हमें लगता है कि हम ऐसा अचीव कर पाएंगे, क्या हमारा गोल है? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए, फिर तो ये वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और भाई अगर तुम खुद सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो 95% स्कोर कर ही नहीं सकता, तो यार क्या कर रहे हो, थॉट को इंप्रूव करो ना। अब देखो, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली टिप है मेरी, वो ये है कि देखो टाइम इज हमारा बिगेस्ट एनिमी। जो एग्जाम में हमें मिलते कितने हैं, देखो अगर तुम्हें इस चीज को समझाऊं थोड़ा, तो एग्जाम में हमें मिलते हैं 3 आवर्स। हमारा एग्जाम मैक्सिमम 3 घंटे का होता है। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये होते हैं 180 मिनट्स। ठीक है, और अगर आपके प्रैक्टिकल्स नहीं है कुछ मार्क्स से, कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि 12th में अकाउंटेंसी में, कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटेंसी में, इको में, बिजनेस स्टडीज में 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल के भी नंबर होते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट एक ऑन और जनरल तुम्हारे सब्जेक्ट के होते हैं 100 मार्क्स एग्जाम। ठीक है, तो पेपर होता है 100 मार्क्स का, मिलते हैं 180 मिनट्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास एक नंबर के लिए 1.8 मिनट्स हैं, 1.8 मिनट, थोड़ी हिंदी ज्यादा होगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक नंबर के लिए 1.8 मिनट्स हैं। ठीक है, अगर इसको हम राउंड फिगर कर लें
कि एक नंबर के लिए 2 मिनट मान लेते अपन, तो देखो हुआ क्या, अगर तुम्हारे पास कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का है, तो तुम्हें से 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर तुम 10 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब तुम एंड में कहीं ना कहीं अपना पेपर छोड़ने वाले हो, और पेपर छूटा मतलब नंबर गया, ठीक है। अगर तुमने पेपर छूटा तो वो तो पूरे नंबर गए ना। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें टाइम को भाई जो हमारा सबसे बिगेस्ट एनिमी है, इसको हमें डिफीट करना है। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के टाइम पर ही। प्रैक्टिस के टाइम पर ही जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, तो सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कितने मार्क्स आ सकता है, 5 नंबर का। तो मुझे इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए 10 मिनट मिलने वाले हैं, मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको 7 मिनट में सॉल्व करने की। एक वॉच खरीद लो यार, 150-200 की एक वॉच ले लो, ठीक है। देखो चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा अगर, क्योंकि अगर टॉप के 5% लोगों में पहुंचना है जिनके नंबर अच्छे आते हैं, तो भाई कुछ तो ऐसा अलग करना पड़ेगा जो बाकी 95% लोग नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब सीन क्या है? सीन ये है कि देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो स्ट्रीम वाइज डिवाइड है। अगर मैं क्लास 11-12 की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रीम से 3, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। साइंस का क्या सीन है कि साइंस में कुछ स्ट्रीम के मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस टाइप की चीजें। कॉमर्स में भी है अकाउंट्स, इको, बिजनेस वगैरह, ठीक है। आर्ट्स में भी उस स्ट्रीम के कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं। अब हम लोग करते क्या, हम लोग इन स्ट्रीम के जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और इस वजह से जो आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी टाइप के सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश टाइप के, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इस टाइप के जो आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको हम इग्नोर करते आते हैं, उसको हम टालते आते हैं। अगले महीने से पढ़ेंगे, अगले महीने से पढ़ेंगे, अगले महीने से पढ़ेंगे। जबकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे हम मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सीन ये होता है कि अगर हमारा इंग्लिश में, सपोज कि आप कॉमर्स में हो, आपके सारे सब्जेक्ट में, अकाउंट, इको, मैथ्स, सब में अच्छे नंबर आते हैं 90+, और इंग्लिश में आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी क्योंकि उसको हमने इग्नोर कर दिया और आपके आते 60, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज डाउन। और जैसे ही ओवरऑल परसेंटेज डाउन, तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं, है ना। तो हमें करना क्या, हमको सबको साथ लेकर चलना है। और खासकर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ये बहुत आसानी से 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन मैक्सिमम, या शायद यही बहुत ज्यादा है, तुम 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन करोगे अच्छे से ना, तो भी तुम आराम से इन सब्जेक्ट को आराम से डील कर पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे 80-90 की रेंज में। और मैंने पता एक वीडियो बना भी रखी है, हाउ टू पेपर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के लिए, ठीक है। तुम चाहो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं, देख सकते हो, ओके। तो मैं इसका ध्यान रखना है, मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। तो ठीक है, चलो बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 कहता है प्लान बिफोर स्टार्ट। अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि भाई हमें एग्जाम्स में पेपर शुरू करने से पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। हम करते हैं उस टाइम पे, हम करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। और स्टार्टिंग में नॉर्मली जनरली सारे एग्जाम्स में स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्कर्स होते हैं। हमें अपना 15 मिनट उन क्वेश्चंस को रीड करने पे वेस्ट नहीं करना है। हमें करना क्या है, जो हमारा प्लान, हमें बनाना प्लान बिफोर स्टार्ट, पेपर को स्टार्ट करने से पहले उस 15 मिनट में बनाना पेपर का प्लान कि हम पेपर को कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। हम करेंगे क्या, हम तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियां है ना, जो बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन हैं, पहले उनको पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन आते हैं पहले उनको पढ़ो। देखो कि जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 10 आया, उसमें एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा करना है, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ो, पहले कर लो डिसाइड कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा था उसकी रैंकिंग करो, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं, इस वीडियो में थोड़ा और लंबा हो जाएगा, फायदा कोई नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं सबसे बेस्ट तरीके से, है ना। लेकिन उसका टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। उसको तुम क्या कर सकते हो, अभी शॉर्ट बता दूं तो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ो, देखो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है दोनों में से। उसके बाद जो सबसे बड़ी बड़ी मछलियां हैं पहले उनको फेज आउट करो कि पहले कौन सा करोगे, फिर कौन सा, फिर कौन सा, क्योंकि 1 मार्कर तुम आराम से कर लोगे, उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करके फायदा क्या, ठीक है। अब बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है फॉलो द सीक्वेंस। अब जो तुमने स्टेप 3 में, पॉइंट नंबर 3 में जो तुमने फेज आउट करा है, रैंकिंग करी है कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसी सीक्वेंस को फॉलो करो। तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना और एंड तक आना है, जी नहीं। तुम्हें जो सबसे पहले आता है पहले वो करो, अच्छे से करो, ठीक है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2, 3 या 4 पार्ट्स हैं तो वो सब एक ही जगह पे होने चाहिए। एक जगह पे कहने का मतलब क्या, तो समझाता हूं। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके पार्ट हैं A, B और C, ठीक है। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना शुरू कर दिया है तो भाई A, B और C
जैसे आंसर लिखना स्टार्ट किया तो वहां से ए और बी और सी तुमने साथ साथ करे हो सीक्वेंस में। जरूरी नहीं तुमने पहले ए करो फिर बी फिर सी, पहले सी कर लो फिर ए कर लो, फिर इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। बट ऐसा मत करना गलती से भी, जो 10th का ए और बी कर लिया, अब सी तुम्हें आता नहीं है तो तुमने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद तुम्हें सी याद आया या 2 से बता दिया, कुछ भी चमत्कार हो गया तो फिर तुमने सी लिख दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं तो वो सब एक ही जगह पे होने चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, देखो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यहां थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हें अपना बताता हूं पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं क्लास 12 में था तो जब मैं अपना अकाउंट पेपर दिया था ना, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 18 जो होते हैं, जो बच्चे कॉमर्स में होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, वो समझते हो, समझ जाएंगे आराम से। जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होते हैं उसमें आते हैं ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो सीन क्या, एक क्वेश्चन ईजी आता है, एक क्वेश्चन टफ आता है ना। और मैंने क्या करा, मैं टफ वाला क्वेश्चन ऊपर लिखा था, मैंने उसी को लेके करना स्टार्ट कर दिया, मैंने नीचे ऑप्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इस वजह से हुआ क्या, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हो गया, टाइम लगा बस थोड़ा ज्यादा। फिर जब मैंने पेपर खत्म करने के बाद मैंने घर आकर क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक है, कि यार ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान था, वो आधे टाइम में ही हो सकता था और मार्क्स इक्वल थे। तो ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, तुम वो गलती मत करना। जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन ना, उसमें दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और तुम देखो कि तुम्हें कौन सा आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कौन सा करना तुम्हारे थोड़ा इजी है, जो इजी है उसे चूज करो, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 6, राइटिंग मार्क्स वर्सेस लेंथ। देखो सीन क्या होता है, हम लोग करते हैं कि हम लोग सोचते हैं हम जितना ज्यादा लिखेंगे नंबर भी उतने ज्यादा मिलेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन सपोज को 2 नंबर का है, ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में तुम 20 पेज नहीं लिखोगे आंसर, यार कॉमन सेंस की बात है। 2 नंबर क्वेश्चन है तो उसकी एक मैक्सिमम लेंथ है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, दैट्स इट। अब 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए तुम 2 पेज 3 पेज नहीं भर सकते, ठीक है। और 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए, 8 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए तुम आधा पेज 1 पेज नहीं छोड़ सकते, है ना। तो इसका ध्यान रखो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती उसे लंबा करने की या छोटा करने की जरूरत नहीं है, एक रेंज उसका ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज फोकस करना, क्योंकि होता क्या, सपोज तुमने 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा लाइन लिख दी, ज्यादा आंसर लिख दिया, तो सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नंबर 2 ही मिलने, फायदा क्या। और अगर तुमने बड़े नंबर के क्वेश्चन में कम लिख दिया तो टीचर पूरे नंबर देगा ही नहीं, वो नंबर काट लेगा, बोले बच्चे लिखा याद है ना। तो अपन ये गलती करेंगे नहीं, अपन करेंगे क्या, अपन ध्यान रखेंगे मार्क्स का और लेंथ का, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। वो क्या है, बच्चे देखो पता अपनी आंसर शीट को हम लोग करने लगते हैं डेकोरेट। यार डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, हम वहां पे कोई आर्ट पेंटिंग कंपटीशन में नहीं गए हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में ये 5-6 कलर के पेन लेके आ रहे हैं, एक पेन से हाईलाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कॉपी कर रहे हैं, फिर दूसरे पेन से आंसर लिख रहे हैं, वो हाईलाइटर्स एंड ऑल पता नहीं क्या क्या चीजें। इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको। आप कर क्या रहे हो, आप अपने क्वेश्चन पेपर को पहली बात बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा यार। तुम सपोज करो ना क्वेश्चन तुमने आंसर लिख दिया है और तुम उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को लाइन लगे हो, तुम्हारे क्वेश्चन जो लिंक हो वो टूट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें वापस उस फेज में आने में, फ्लो में आने में तुम्हें फिर 2-3 मिनट लगने वाले, दो टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात भाई, सीबीएसई बोर्ड में चीजें डिसअलाउड है। अगर तुम कभी क्वेश्चन पेपर के बाद जो आंसर शीट मिलती है ना, क्वेश्चन पेपर के बाद जो आंसर शीट मिलती है, क्या बकवास है। खैर, जो अगर तुम कभी सीबीएसई बोर्ड में आंसर शीट जो तुम देखोगे ना, तो उसके जो पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे होता है ना, वहां पे आराम से पढ़ना, कभी लिखा होता है कि यूज ऑफ हाईलाइटर्स, डिफरेंट टाइप कलर्स पेन के, ये मना है, मना। अगर सीबीएसई बोर्ड अगर करे, अगर टीचर चाहे तो तुम्हारे पेपर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी गलती करनी नहीं है। डेकोरेशन करना ही क्यों, वहां पे हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन में थोड़े जा रहे हैं यार। सिंपल एक ब्लैक एंड ब्लू पेन लो और उसी से काम करो, ओके। फिर पॉइंट नंबर 8, डू नॉट पैनिक। बच्चे करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, एक क्वेश्चन आए नहीं या आंसर गलत आ गया तो हम बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। देखो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा काम रखो। देखो तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि तुम किसी झरने के पास गए, झील के पास गए, और झील का पानी बिल्कुल साफ है, शांत है, साफ भी है और शांत भी है। तो तुम्हें ऊपर से खड़े खड़े ही उस झील का बॉटम, तल जो है वो दिख जाएगा। अगर तुम उस पानी में एक पत्थर फेंक दो तो उसमें पानी में डिस्टर्बेंस आएगी, फिर तुम्हें उस झील का तल नहीं दिखाई देगा। और हम करते क्या एग्जाम में, अपने माइंड में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं पैनिक होकर के। तो तुम्हें जो चीजें आती हैं तुम उन चीजों को क्लियरली रिकॉल नहीं कर पाओगे। एक बार पैनिक हो गए तो तुम्हें पैनिक नहीं करना, अपने आप को बी काम और अपने काम से काम, ठीक है,
ओके, पॉइंट नंबर 9 क्या है भैया, पेपर सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लिया करो कि तुमने सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए। कहीं किसी इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना भूल गए या किसी क्वेश्चन का नंबर लिखना भूल गए। कई बार बच्चे हम लोग करते हैं, हम लोग जल्दीबाजी में आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और ये किस क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर नहीं लिख पाते, वही हम भूल जाते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी सिली मिस्टेक ना हो। रोल नंबर चेक करो, तुमने सबको सही से लिखा कि लिखा है ना। लूज शीट अगर ली है तो कितनी ली, उसमें सारे फिलिंग करी कि नहीं करी, तो सीधे एक बार चेक कर लो, कंफर्म करो एंड देन उसे सबमिट करो, ठीक है। अब जाते एक बोनस टिप क्या है, देखो राइटिंग में कुछ भी दे रहा हूं, जब तो हम आंसर लिखते हैं ना तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये बात क्या कि भैया मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहां बताया, जितने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उतनी ज्यादा राइटिंग, कम मार्क्स तो कम राइटिंग, लेंथ का ध्यान रखेंगे। कम के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। देखो हम लोग करते हैं, हम लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कई बार टीचर उसे मिसरीड कर जाता है या उसे मिस इंटरप्रेट कर जाता है। जैसे कुछ चीजों के शॉर्ट फॉर्म से बहुत फेमस है, जैसे गवर्नमेंट के लिए GOVT, ये ठीक है चलेगा, लेकिन तुम लोग फालतू चीजों के हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगते हैं। भैया वो हमें पता है, टीचर को नहीं पता है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उतना कम करें शॉर्ट फॉर्म का यूज, ताकि टीचर उसे पढ़ के मिसरीड ना कर ले या मिसलीड ना हो जाए। समझ रहे हो, दोनों काम नहीं होने चाहिए ना। इसके बाद हमें यूज करने चाहिए कॉमन एंड सिंपल वर्ड्स। कॉमन एंड सिंपल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आराम से टीचर पढ़ के समझ जाए उनका मीनिंग क्या है। भैया मान लिया कि तेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, पर तुझे अपनी वोकैब की पावर वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी आती है हमें, लेकिन जो हमारा पेपर चेक कर रहा है वो शशि थरूर नहीं है, उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता उसे भी सिर्फ कॉमन इंग्लिश ही आती हो। तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो कॉमन हो, सिंपल हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखना है हमें, थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है, जब हम आंसर लिखते हैं ना तो बहुत ज्यादा चिपका के, बहुत ज्यादा चिपका, जैसे सपोज ऐसे कुछ ऐसे चेक बिफोर सबमिशन, ऐसे चिपका के, ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। भाई पेपर के तुमने फीस तो भर दिया ना, अब आंसर मिल चुके हैं तो खुला लिखो ना। देखो ऐसे, अब खुला मतलब ये भी नहीं कि एक लाइन में एक वर्ड, ऐसा पागलमंदी नहीं करना, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, जैसे देखो ये लिखा हुआ है, अब ये रीडेबल है, ये आराम से पढ़ सकते हो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखो स्पेसिंग का ध्यान देख रहे हो, है ना, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, इसी का ध्यान रखेंगे। अब देखो कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, छोटी छोटी चीजें थी बट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स और परफॉर्मेंस दोनों ही इंप्रूव होने वाले, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दें लाइक, कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो डिटेल कि उस 15 मिनट का यूज कैसे करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।